नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी जो रिसोर्सेज हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को और क्या नाम दिया जाता है? गैर परंपरागत ऊर्जा भी इसको कहा जाता है। तो आज का आपका क्लास ही है नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, यानी कि कौन कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है और उसको हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जिसका सबसे ज़्यादा बेहतर आपके यहाँ उपलब्ध है मात्रा, या जिसका आप सबसे ज़्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं, वो कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अच्छा ये बताइए, ऊर्जा की आपको आवश्यकता क्या है, या आपको नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान में क्यों आवश्यकता है? पहली बात, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है हमें? काम को आसान करने के लिए। और कुछ? पॉल्यूशन को घटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए। बेटी पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा हमें क्यों चाहिए, उसके बाद बताइएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा, हाँ, ऊर्जा मानव को या मनुष्य को या व्यक्ति को या आपको ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? किसी काम को करने के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता, हमें कार्य करने की क्षमता, काम करने की क्षमता बढ़ाती है, सही है, और काम आसान करती है, सही है, आपके जीवन में विकास लाती है, आपके जीवन को मतलब एक तरीके से की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो लाइट नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती तो कैमरा नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती तो गर्मी में फैन नहीं चलते, तो आपके जीवन को कहीं ना कहीं मुश्किल बना रहे हैं, जटिल बना रहे हैं। तो ऊर्जा विकास का अभिप्राय है। ये कहिए कि ऊर्जा से विकास होता है या विकास संभव है। अगर ऊर्जा नहीं है तो क्या विकास संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि ना लाइट होगा, ना मशीन चलेंगे, ना आपका कोई भी काम होगा। आप घर से यहाँ आते हैं ऊर्जा से, मोबाइल चलाते हैं ऊर्जा से, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ऊर्जा से, लाइट है ऊर्जा है, तो हर काम आपका ऊर्जा से ही हो रहा है। चाहे वो आपकी संसाधन गाड़ी चलाना हो, मोबाइल चलाना हो, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ आपकी ऊर्जा पर ही निर्भर है। तो अगर ऊर्जा ना हो तो जीवन एक तरीके से कहिए कि फिर रहेगा, लेकिन वो पिछड़ा हुआ रहेगा, आदिम रहेगा, जैसे आपकी जनजातियों का रहता है। तो ऊर्जा एक तरह से विकास का पर्याय है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब लाइट की व्यवस्था हो और आप हर काम उससे कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि कोई लिमिटेशन ना हो, जितना चाहे लाइट जला सकते हैं, जितना चाहे फैन चला सकते हैं, यानी कि वो कभी खत्म ना हो और वो उपलब्ध हो आप लोगों को हर चीज़ के लिए, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे गाँव में देखिए, जब जिसके पास नवीकरणीय संसाधन नहीं होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर होते हैं और वो इतना आसान नहीं होता, या वो जीवन को थोड़ा सा जटिल बनाते हैं। जैसे अगर लकड़ी चुन के ला के खाना बनाना हो, अलाव काटना हो, पशुओं के पास धुआं करना हो, तो सोचिए आपका दिन का एक बहुत लंबा समय लकड़ी जुटाने में ही चला जाएगा। और ये ज़रूरतें आजकल तो और भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल प्लांट्स इतने कम हो गए हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी की ज़रूरत उसे हो नहीं पाएगी पूरा। लेकिन सोचिए आपके यहाँ लाइट की सुविधाएं हैं, आप आसानी से भोजन भी बना सकते हैं, आप उसके तालाब मतलब से अलाव भी ताप सकते हैं, आप फैन चला सकते हैं, उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये आपके जीवन को क्या कर रहा है? काफ़ी आसान बना रहा है और आपके विकास में बढ़ावा दे रहा है। तो ऊर्जा वर्तमान में विकास का पर्याय है। जहाँ जितनी ज़्यादा ऊर्जा की व्यवस्था, वहाँ समझिए उतना ही बढ़िया व्यवस्था। जैसे अगर लाइट ना होता तो आपकी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। आप दिए कि या ऐसे लाइट में पढ़ते जो आपकी आंखों के ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता और कहीं ना कहीं आपकी आंखों की क्षमता को, जो देखने की क्षमता है वो घटती और आपकी जो पढ़ने का रेशियो वो भी घट जाता। अगर ऊर्जा ना होता तो आपका मोबाइल नहीं जाता और आप इस तरह से डिजिटल दुनिया से कनेक्ट नहीं होते, आपको हर चीज़ बैठे घर मिलता नहीं। आज आप लोग पढ़ते भी हैं, मस्ती भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। फिर आप किताब खोल के कहीं बीए के विद्यालय में बैठे रहते, या तो पढ़ते या तो कुछ काम करते या तो बात ही करते। लेकिन ऊर्जा ने आपके जीवन को इतना आसान कर दिया कि आप खा भी रहे, पी भी रहे, लड़ भी रहे, झगड़ भी रहे, पढ़ भी रहे, सब कर रहे हैं। आजकल तो पूरा मतलब यूट्यूब पे देखने लायक रहता है क्लास, आप लोगों की बातें, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। तो ये किसकी देन है? ऊर्जा की देन है। तो आज जो आप लोग ऊर्जा पढ़ रहे हैं, ये सब मेरे से आपकी जिंदगी में एक तरीके से कहीं खुशियाँ हैं, आसानी है और कहीं ना कहीं सफलता है, विकास है। तो ऊर्जा में आप ऊर्जा भी दो तरह का हो गया, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत को हम अनवीकरणीय कहते हैं और गैर परंपरागत को हम नवीकरणीय कहते हैं। तो आपके जो गैर परंपरागत हैं ये ऊर्जा से होते हैं या गैर परंपरागत? गैर परंपरागत
जो गैर परंपरागत ऊर्जा है वो आपके लिए क्यों अच्छा है, आप बताइए। क्योंकि बार बार उसका यूज भी कर सकते हैं और कभी फिनिश भी नहीं होने वाले हैं और उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। पॉल्यूशन भी नहीं होगा, वो कभी समाप्त भी नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि कभी समाप्त नहीं होगा और आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं ये। और दूसरी बात, एक स्वच्छ ईंधन है जिससे आपको पॉल्यूशन और अन्य समस्याएं नहीं होंगी। और अगर बात करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा में तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी कौन सी है, खास करके भारत के लिए। दुनिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह सूर्य ऊर्जा पर्याप्त नहीं है या हर जगह वायु का एक तरीके से कहीं स्थिति नहीं बनती, तो हर देश के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग कंडीशन बनता है। तो आपके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा का है और दूसरा सबसे बेहतर विकल्प पवन ऊर्जा का है। और इसीलिए आपने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रोजेक्ट लाया गया था उसके तहत हमें ये टारगेट रखा था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और उस 175 गीगावाट में कितना परसेंट हम 100 से करने वाले थे, 100 गीगावाट जो ऊर्जा का उत्पादन हम करने वाले हैं वो या करने वाले थे, जो कि अब पूरा हो चुका है। वो 100 आपका सौर का था, बचा हुआ जो 60% था वो पवन से था, बाकी जो 75% है उसमें 10% बायोमास से था और 5% आपकी जल विद्युत से था। तो इस तरह से आप देखिए सबसे ज्यादा हम सोलर पर फोकस करें। रीजन भी है, आपका जो देश है ये उष्णकटिबंधीय इलाके में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय इलाके का मतलब आपको लगभग कुछ 1-2 महीने छोड़ दिया जाए ठंडक का, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पर्याप्त मिलता है। अगर आप दिसंबर और जनवरी का महीना छोड़ दें तो आपके यहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलता है, आप सोलर ऊर्जा से बढ़िया से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। और गर्मी तो आपके यहाँ बहुत लंबे समय तक रहती है। जितनी ही तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो फोर्टिक मतलब जो है सेल्स लगे होते हैं, उससे उतना ही तेज विद्युत उत्पादन होता है। तो अभी तो हम बात करें कि हमारे यहाँ संभावना सबसे ज्यादा किसका है, किसका उत्पादन हम सबसे आसानी से कर सकते हैं, तो आपका सोलर है, जो कि पूरी तरह से स्वच्छ है और बहुत ही बढ़िया है, सुलभ है। ये आपके लिए काफी आसान है और ये मात्रा इतनी ज्यादा है आपके यहाँ लैंड की या कहीं की प्रकाश की कि आप उससे अपनी जरूरतें मैक्सिमम पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये चीजें करने में समस्या कहाँ हो रही है, तो पहला है पैसा और दूसरा है टेक्नोलॉजी। पैसा रहता है तो टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, अगर अपने देश में नहीं है तो विदेशों से ले लिया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास पैसा भी कम है और टेक्नोलॉजी भी कम है। उस परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जनसंख्या है और जिस हिसाब से सबकी ज़रूरतें हैं, जिस हिसाब से गरीबी है और जिस हिसाब से कुपोषण है और बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार भी है, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं अभी हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपनी मैक्सिमम या ज़्यादातर ज़रूरतें नवीकरणीय मतलब अनवीकरणीय संसाधनों से या नवीकरणीय संसाधनों से पूरा कर ले। इसलिए हमारा ज़्यादातर जो निर्भरता है अभी भी हम किस पे निर्भर हैं, परंपरागत संसाधनों पर ही निर्भर है। सबसे ज़्यादा आपका विद्युत उत्पादन कोयले से हो रहा है, जिससे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं। और ऊपर से आपके जीवाश्म ईंधन है जिनकी मात्रा भी लिमिटेड है, अगर हम इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे और इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। उतने लंबे समय के पहले ये तैयार नहीं होने वाले हैं। तो इस वजह से नवीकरणीय संसाधनों पे हमारी जो मतलब निर्भरता बढ़ती है, उसके लिए कई रीज़न है। पहला कि बाकी रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे, ये समाप्त नहीं होंगे। दूसरा, डिमांड ऊर्जा की दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, लेकिन सप्लाई आपके नवीकरणीय संसाधनों के अलावा बाकी चीज़ों से उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। और तीसरा, पोल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा होता है। हम जो अनवीकरणीय चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो परंपरागत चीज़ों का यूज़ करते हैं, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और हमें उससे भी रोकना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कार्बन का उत्सर्जन, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बड़े पैमाने पे होता है, उसको भी रोकना है, प्लस पोल्यूशन भी रोकना है, सबकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है और संसाधन को बचा के भी रखना है। तो कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारा जो निर्भरता है वो नवीकरणीय संसाधनों पर बढ़ रहा है और जिसमें सोलर ऊर्जा पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा इलाका है जो सूर्य के प्रकाश में सीधे रहता है और आप वहाँ पे सोलर ऊर्जा उत्पादन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको समस्या क्या होने वाली है। पहली बात है कि पैसे की समस्या और दूसरा टेक्नोलॉजी की समस्या। इसके बाद अगर आप और अंदर जाते हैं तो समस्या और किसकी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके सोलर ऊर्जा है ये उत्पादन के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है फोटोवोल्टिक सेल लगा करके डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ती है तो उसको वो विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करंट बनाते हैं, जिसको हम जो है एसी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं।
तो ये जो आपके फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं इसमें सिलिकॉन लगी होती है जो कि इसको विद्युत में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये जो सिलिकॉन की प्लेटें हैं इनको लगाने के लिए समतल जगह चाहिए या आपको खाली धरातल चाहिए या ऐसी जगह जहाँ पे सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में रहे। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लैंड की जरूरत होगी, तभी ज़्यादा मात्रा में विद्युत उत्पादन होगा, तभी बड़े बड़े काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों की जरूरत पूरे करना, ग्राहक की जरूरतें पूरी करना, बड़े बड़े औद्योगिक धंधों के जो फैक्ट्रीज हैं इनको भी बड़े पैमाने में विद्युत की जरूरत होती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती हैं जिनको सबसे ज़्यादा विद्युत की जरूरत होती है। तो अगर उनको ज़रूरत आपको उपलब्ध करानी है तो बहुत बड़े क्षेत्र में आपको ऐसे फोटोवोल्टिक सेल को लगाना होगा कई कई किलोमीटर में, और तब जाके इतने बड़े पैमाने पे आपको विद्युत उत्पादन मिलेगा और आप उसका यूज कर पाएंगे। तो समस्या क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लैंड कम है। उस हिसाब से अगर हम बड़े लैंड के एरिया में ऐसे फोटोवोल्टिक सेलों को लगा देंगे तो आपके पास लैंड कम होगा। दूसरी क्या बात है, आपका जो देश है ये उष्णकटिबंधीय इलाका है जहाँ पे हवाएं चलती हैं और धूल भी बहुत उड़ता है। आपको पता है जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं अगर इन पे धूल पड़ जाए, धूल का लेयर आ जाए तो फिर ये विद्युत उत्पादन कम कर देते हैं, यानी कि उनको डेली धुलाई की जरूरत है, उनको साफ रखना है। जब वो क्लीन रहेंगे तभी उत्पादन करेंगे। तो धूल वाला इलाका है। दूसरा, लैंड इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तीसरा, अगर सही तरीके से रख रखाव ना हो तो उसमें क्षरण भी होता है और उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो भी तो एक तरीके से फिर से रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। तो ये सब आपके यहाँ समस्याएं हैं। संभावनाएं बहुत हैं लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। लैंड की कमी, अब यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक ये भी देते हैं सुझाव कि लैंड की कमी को आप कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, लगभग 7516 किलोमीटर का आपका कोस्टल एरिया है टोटल, अगर आप ले लें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और 9 राज्यों का, तो आपके पास इतना लंबा चौड़ा कोस्टल एरिया है, यानी कि पानी का इलाका है। और पानी में हर जगह तो आप कोई काम करते नहीं हैं, तो पानी में ही क्यों ना फोटोवोल्टिक सेल को बहुत लंबे इलाके में लगा दिया जाए। और अगर वहाँ पे लगा देंगे तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधे एब्जॉर्ब होगा और हमें विद्युत उत्पादन बढ़िया मिल जाएगा, हमारा लैंड वेस्ट नहीं होगा। ऐसा वैज्ञानिकों ने सुझाव भी दिया। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि आपकी अगर इन सेलों को आप पानी में लगा देते हैं तो आपको पता नहीं कि पानी के साथ आने के बाद ये जो धातु होते हैं वो क्रिया करते हैं, और अगर क्रिया करेंगे तो वो पानी को पॉल्यूशन कर सकते हैं, या इस क्रिया से वो जो सेल हैं वो बहुत जल्दी उनका क्षरण हो सकता है, नष्ट हो सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, सुनामी, चक्रवात चीज़ें आती रहती हैं, और जब ये चीज़ें आएंगी तो क्या करेंगी, फोटोवोल्टिक सेलों को नष्ट कर देंगी। और चक्रवात आप देखते हैं आपके पूर्वी तट पे भी आते हैं, पश्चिमी तट पे भी आते हैं, हर साल आते हैं। ये भी नहीं कि 2, 4, 6 साल के अंतराल पे आएंगे, हर साल आते हैं। और अब तो उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। तो इससे भी क्या होगा, उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो पानी में रहेंगे, क्रिया करेंगे तो निश्चित ही पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, तो जलीय पानी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मछलियों के लिए, अन्य जीवों के लिए, पादप लाभ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखिए फायदा तो बहुत है कि बड़ा कोस्टल एरिया है, आप वहाँ पे लगा के बढ़िया उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा कि आपका लैंड वेस्ट नहीं होगा, और तीसरा कि वहाँ पे कोई उबड़ खाबड़ जैसी समस्या भी नहीं है। तो फायदे तो हैं लेकिन नुकसान वही कि पानी के संपर्क में आएंगे तो जल्दी क्षरण होगा और उससे पानी में क्या निगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका रिसर्च करना। दूसरा, सुनामी, चक्रवात या इस तरह की समस्याएं होने पे ये पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पैसा उसमें आपका वेस्ट हो सकता है। तो ये आपकी समस्या है। एक तरफ इसके समाधान भी हैं तो समस्याएं भी हैं। अगर उसको सीमित स्तर पे या ऐसे इलाके में लगाया जाए जहाँ पे थोड़े आपके चक्रवात कम आते हैं, जैसे पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पे चक्रवात ज़्यादा आते हैं। आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश चक्रवातों के चपेट में ज़्यादा रहता है। वहीं आप देखेंगे गुजरात है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों में कम आते हैं। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा हम इसका फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पे चक्रवात से थोड़ी सुरक्षित रहेंगे। सुनामी जल्दी नहीं आता, आप सभी को पता है। जब कभी समुद्रों के अंदर भूकंप आता है, समुद्रों के नीचे के प्लेट खिसकते हैं, क्योंकि भूकंप ऐसे तो आता नहीं है, प्लेटों के खिसकने से आता है, ज्वालामुखी उद्गार से आता है, या बड़े पैमाने पे लैंड के धंसने से आता है, या बड़े पैमाने पे अगर कहीं पे कोई मतलब जो है पर्वत, पहाड़ या पठार का उत्थान होता है, ऐसी गतिविधियों से ही भूकंप आते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं, या ये गतिविधियां बहुत कम ही धरती को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे प्लेट का किनारा है अभिसरण वाला, यानी जहाँ पे आपके 2 प्लेटें मिलती हैं, तो वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, और वहाँ पे आपके इसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। और अगर भूकंप स्थल पे आए तो हम उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन अगर वो समुद्र में आया तो हम उसे सुनामी कहते हैं। तो ऐसी गतिविधियां तो कम आती हैं, लेकिन कभी कभी आती हैं, और जब आती हैं तो ये भयानक जो है विनाश लेकर के आती हैं।
तो ये चीज़ें आपकी फोटोवोल्टिक जो सेल हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो समझ में आ गया कि संभावनाएं बहुत हैं और सबसे बढ़िया तरीका, सबसे एक तरीके से कि आसान भी है और ये आपका हार्मफुल भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, लैंड वेस्ट हो सकते हैं और अगर आप उसे लैंड बचाने के लिए पानी में करते हैं तो उसके साथ भी समस्याएं हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करेंगे आपकी, अच्छा ये जो मैंने बताया सोलर से ये दो तरह का विद्युत उत्पादन होता है। एक तो आपका जो डायरेक्ट फोटोवोल्टिक जो सेल है वो लगा दिए जाएंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा उससे टकराएगा और उसको डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हम यूज कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका होता है मिरर का यूज किया जाता है, मिरर लगा जाता है और उस मिरर से जो लाइट आता है वो पानी को गर्म करता है, पानी को खौलाता है और उससे जो लाइट बनती है वो लाइट एसी करंट का निर्माण करती है, जिसका आप सीधे यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो आपका सीधे फोटोवोल्टिक सेल से करना और दूसरा मिरर के द्वारा। दोनों सूर्य के प्रकाश के संपर्क से ही बन रहे हैं और आप इससे हर तरह का काम कर सकते हैं। आप जो है कंप्यूटर चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, घर की और बाकी चीज़ों की ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। तो वर्तमान में आपके फोटोवोल्टिक सेल देखिए भोजन वगैरह बनाने में, आपकी लाइट जलाने में बड़े पैमाने पर यूज किए जा रहे हैं। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मतलब मोस्टली देखिए आपके 175 में से जो 60% विद्युत उत्पादन करने की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पवन की यूज। तो जो पवन ऊर्जा के लिए आप सभी को पता है लंबी लंबी खंभे लगाए जाते हैं, उसमें 3 चक्कियां बनी होती हैं और वो जब चक्कियां घूमती हैं तो विद्युत उत्पादन होता है। ये जो पवन चक्कियां हैं ये आप कहाँ इनका यूज कहाँ लगा सकते हैं? कोस्टल एरियाज। अगर आप यहाँ पे लगा दें यूपी की मतलब समतल मैदान में तो क्या यहाँ संभव है? नहीं। कोस्टल एरिया में जैसे हवाएं चलती हैं, जहाँ पे निर्बाध हवाएं चलती हैं, जहाँ हवाओं को अवरोध ना हो। आप सभी को पता है कि आपके अस्त्र जितना तेज हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती है उतनी ही तेज हवाएं आपके उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं। लेकिन आपके दक्षिणी गोलार्ध में आप अगर देखेंगे जो 40 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे हवाओं को क्या नाम दिया जाता है? 40 डिग्री जो आपका अक्षांश है यहाँ पे क्या कहते हैं? चीकता चालीसा कहते हैं। हाँ, इसको गरजता चालीसा, इसको कहते हैं गरजता चालीसा। और अगर और आगे जाएंगे प्रचंड 50, यस प्रचंड 50, प्रचंड 50 और 60 पे चीकता साठा या चीकती साठा ये नाम दिया जाता है। सोचिए इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि इनको ये नाम दिया जाता है कि आपका गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीकता साठा, यानी कि और बहुत ज्यादा तेज। तो क्या ये हवाएं आपके उत्तरी गोलार्ध में नहीं चलती होंगी? चलती, लेकिन स्थल है, स्थल में पर्वत पहाड़ पठार बिल्डिंग से इतने बड़े बड़े घर आप लोगों ने बना रखे हैं कि हवाएं इनसे अवरुद्ध होकर के इनकी गति एकदम कम हो जाती है। तो इसीलिए आप सोचिए 30 डिग्री के आसपास या 23.5 डिग्री आपके कर्क रेखा जाती है एमपी से। आपका जो यूपी है ये आपका 23 से 24-25 के आसपास के है अक्षांश से। उस हिसाब से आपकी इन हवाओं के आसपास का इलाका है, यानी कि ये हवाएं यहाँ पे फील होनी चाहिए। जो 40 वाले पे हैं उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो कम से कम यहाँ पे तेज हवाएं फील होनी चाहिए, लेकिन फील नहीं होती आपको, क्योंकि ये आपका स्थल है। स्थल पे आपके बहुत सारी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, घर हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, ये सारे क्या करते हैं? इन हवाओं को अवरोधित करते हैं और अवरोधित करने की वजह से ये हवाएं उतनी तेज गति से नहीं चल पाती हैं और ये आबाद नहीं होती। लेकिन आप कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर चले जाए आसमान में तो ये हवाएं आपको फील होंगी कि नहीं? होगी। नाम सुना होगा जेट स्ट्रीम, पश्चिमा जेट स्ट्रीम, पूर्वा जेट स्ट्रीम। जेट मतलब क्या? जो बहुत तेजी से चले। ये स्ट्रीम आपके क्षोभ मंडल के निचले लेयर में चलती है जो काफी तेज गति से चलती है और ये पूरी पृथ्वी पे हर जगह देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई अवरोध नहीं है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। तो आपकी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अनिवार्य रूप से कहाँ मिलेंगी? पर्वतों पे मिलेंगी, पर्वतों पे मिलेंगे, पठारों पे मिलेंगे। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी और ये जो अवरोधित करने वाली चीजें हैं ये नहीं रहेंगी तो हवाएं आपको मिलेगी वहाँ पे। यानी कि अगर ऊंचे पर्वत पे चले जाए तो हवा तेज लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आप अवरोध नहीं मिल रहा है, अब हवा वहाँ पे समान रूप से चल रही है। पठार अगर बहुत ऊंचा है तो मिलेगी, अगर आपका पर्वत ऊंचा है तो उस पर भी मिलेगा। और अगर आप कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे देखें, लहरें आती हैं जाती हैं, हमेशा 24 घंटे हवा वहाँ पे लगता है, तेज हवा लगता है। तो कोस्टल एरिया, चूंकि समुद्र के ऊपर कोई अवरोध नहीं है
तो समुद्रों के ऊपर जो हवाएं हैं ये निरंतर चलती हैं और इनके चलने से समुद्र का जो ऊपरी लेयर है पानी का ये भी क्या होता है, चलायमान रहता है उसी गति दिशा में जिस दिशा में हवा चलती है। यही आपके क्या कहलाते हैं, तरंगे कहलाते हैं। ज्वार भाटा जो आपका सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उठते और गिरते हैं, लेकिन जो तरंगे चलती हैं समुद्रों पे ऐसे ऐसे करके ये हवाओं के संपर्क से ही चलती हैं और इनकी वजह से देखिए पानी आता है तट तक फिर लौटता है और वही पानी जब ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तब इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा आपके सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण की वजह से उठते हैं, लेकिन जो आपकी तरंगे चलती वो हवाओं की वजह से चलती है। तो वो हवाएं जो आपकी कोस्टल एरिया से टकराते हैं वो हमेशा चलते हैं, निर्बाध चलते हैं। इसीलिए आप अगर पवन चक्की लगाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर इलाका कौन सा हो जाएगा, कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे जहाँ पे समुद्रों से निर्बाध हवाएं चलती रहती हैं। आप सभी को पता है दिन में जो हवा है ये आपका जल से स्थल की तरफ चलता है, क्योंकि दिन में आपका स्थल गर्म होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थल पे बना होता है और उच्च वायुदाब समुद्र पे होता है। आप सभी को पता है निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं उच्च वायुदाब से, यानी कि दिन में स्थल की तरफ हवाएं आती है, रात्रि में हवाएं समुद्र की तरफ चलती है। क्योंकि स्थल तेजी से ठंडा हो जाता है, वाटर तेजी से ठंडा नहीं होता, तो जो ठंडा हो जाएगा वो उच्च वायुदाब क्रिएट करेगा, यानी कि स्थल पे उच्च वायुदाब होगा और समुद्र पे निम्न वायुदाब, तो रात में हवाओं की दिशा उलट जाती है। यानी कि हवा चल रही है ना, आप अगर वहाँ पे पवन चक्की लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इधर से आने वाली हवाओं से भी घूमेगा और इधर से आने वाली हवाओं से भी वो घूमेगा, यानी कि आपको बढ़िया विद्युत उत्पादन मिलेगा हवा से। तो अगर हवा की बात करें तो आपका गुजरात हो गया, बढ़िया यहाँ पे पवन उत्पादन हो सकता है, पवन उत्पादन से विद्युत उत्पादन आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक का जो इलाका है यहाँ हम बड़े पैमाने पे वायु से ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए तो हमने अपने INDC में जो 175 गीगावाट रखा है उत्पादन का, उसमें 60% ऊर्जा का उत्पादन हमने पवन चक्कियों से ही रखा है। और पवन चक्कियाँ भी आपकी ये भी आसान है, आप सभी को पता है काफी ऊंचाई तक बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर हवाएं निर्बाध मिलती हैं। नीचे के इलाके में हवाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, लेकिन अगर ऊंचाई पे रहिए तो हवा निर्बाध चलती है, वहाँ पे अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पवन चक्कियाँ देखिए आपकी काफी ऊंची ऊंची लगाई जाती हैं। नीचे से देखने में या मूवीज में आप लोग देखते होंगे तो देखने में छोटा लगता है, लेकिन वो छोटा नहीं होता। हाँ, वो काफी लंबे लंबे पवन चक्कियाँ होती है जो बहुत ऊंचाई पे चलती है और उनके जो पंखे होते हैं वो भी छोटे नहीं होते। आपको टीवी में या मोबाइल में छोटे दिखते हैं, लेकिन वो काफी लंबी लंबी आपकी पत्तियां होती हैं जो हवा के संपर्क में आने से घूमती हैं, और जब वो घूमती हैं तो उसी खंभे से होकर के नीचे तार से जनरेटर या लाइट होता है वो कनेक्ट रहता है और उस लाइट को वहाँ से स्टोर करके या वहाँ से सप्लाई करके यूज कर लिया जाता है। तो दूसरा जो आपका है वो क्या है, पवन ऊर्जा का है। अब यही है कि हाँ, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और पैसे की कमी है। कोस्टल एरिया की कमी नहीं है, ये हम पर्वतों पे भी लगा सकते हैं, पठारों पर भी लगा सकते हैं, समुद्र के किनारे भी लगा सकते हैं और वहाँ से बढ़िया उत्पादन कर सकते हैं। बस उसके लिए टेक्नोलॉजी और पैसा पर्याप्त हो तो बढ़िया से हम उत्पादन कर सकते हैं। विश्व में आपका जो इंडिया है 5वें नंबर पे है पवन ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन करते हैं। चाइना हालांकि लगभग सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, लगभग सभी में फर्स्ट है, जबकि आप देखेंगे चाइना से ज्यादा उष्णकटिबंध में आप आते हैं। चाइना तो आपका उपोष्ण और शीतोष्ण में आ जाता है, जबकि आप उष्ण में हैं। आपके पास चाइना से ज्यादा बड़ा कोस्टल एरिया है, आपके पास ज्यादा उष्णकटिबंधीय इलाका है, आप ज्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और पैसा चाइना के पास होने की वजह से वो हर चीज का यूज कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं। लैंड आपके पास कृषि योग्य चाइना से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कृषि उत्पाद में आप चाइना के पास सेकंड नंबर पे आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसकी कमी है, पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है और तीसरा जागरूकता की कमी है। जितना पैसा लगा के हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिसमें ऐसे लाइट लगते हैं जो कोयले से और बाकी चीजों से उत्पादन होते हैं, अगर उतना पैसा लगा के हम सोलर वाली चीजों को लगा ले तो कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन देखिए इतनी सारी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं कि आप सोलर पंप खरीद लीजिए, आप जो है ऐसी चीजें ले लीजिए, सरकार उस पर 80% का डिस्काउंट देगी, 80% सरकार पैसा लगाएगी, लेकिन उसको कौन लेता है? आप ऐसे इन्वर्टर लगाते हैं, ऐसी चीजें जनरेटर लाके घर में रखते हैं जो कि जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं, जबकि वो काफी महंगे होते हैं। लेकिन ऐसी चीजों के आगे हम क्या तरफ हमारा जो झुकाव है, जो कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो अभाव है उसकी, कि हम नवीकरणीय संसाधनों की तरफ नहीं जाते। जैसे आज भी हमारे यहाँ नवीकरणीय जो संसाधन है इसे चलाने वाली गाड़ियाँ बहुत कम है। पहली बात है
कि इनकी क्षमता उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसी गाड़ियों की क्षमता बढ़ा दें कि उनकी गति तेज हो और वो मतलब बढ़िया जल्दी खराब ना हो। अभी आपके यहाँ क्या है कि बैटरी वाली स्कूटी से कौन ज़्यादा दूर जा पाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। यहाँ की जो ई रिक्शा है इससे आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते, और अगर उस पर ज़्यादा तेज भी नहीं जा सकते अगर उसी को फास्ट कर दिया जाए। वही बात हो रही है कि जो चीज़ें हम बना भी रहे हैं उसकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं बहुत कम है, उसको और बेहतर कर दें कि वो फास्ट भी चलेगा, लंबी दूरी तय करेगा, तो लोग फिर क्यों ऐसी रिक्शे का यूज़ करेंगे जिसमें आपका दूसरा फ्यूल लगता है। आपकी जो कार आते हैं या दूसरी गाड़ी आती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, इस वजह से लोग उसको ना लेकर के भले ही इतना महंगा पेट्रोल भराएंगे, साल 2 साल 4 साल में उससे ज़्यादा पैसा लगा देंगे, लेकिन एक बार वो और महंगा थोड़ा लगा करके वो ऐसी गाड़ियाँ नहीं लेते जो कि आपके नवीकरणीय संसाधनों पे चलते हो। अगर वही और सस्ती कर दी जाए, उसकी टेक्नोलॉजी उन्नत कर दी जाए, वही तो बात हो रही है। अच्छा, विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है। आप इंडियंस मोबाइल के बजाय चाइनीज मोबाइल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको वो सुविधाएं दे रहे हैं, सस्ते में सुविधाएं दे रहे हैं, वो आकर्षक है, उसमें ज़्यादा जो है फंक्शंस है, पैसा कम लग रहा है। आपके यहाँ क्या है, पैसा भी ले रहे हैं, फंक्शन भी नहीं दे रहे हैं, उसमें उतना मतलब वो आकर्षक भी नहीं है। और मोबाइल में क्या, हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ हम विदेशों से आयात करते हैं। रीज़न ये, हमारे यहाँ देखिए ना तो मानव पूंजी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आपके यहाँ संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ प्रशिक्षण की, टेक्नोलॉजी की और पैसे की कमी है, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अन्यथा इंडिया दुनिया में हर चीज़ में फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, कोई कमी नहीं है इंडिया में। लेकिन कमी बस किस चीज़ की है? पैसा, जागरूकता, टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति अगर रहेगी तो पैसा और कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। तभी एक प्रकार से देखा जाए इंडिया कम पैसा नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग शांत हो जाइए। आप लोगों का बात दूसरी ट्रैक पे चला जाता है। तो ये समझ में आ गया आपका कि आपका सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा आपका बायोमास। आप सभी को पता है अपशिष्ट बहुत निकलते हैं, हर शहर से, हर छोटे नगर, बड़े नगर, गांव से, सभी जगह कचरा निकलता है। गांव में जो कचरा निकलता है लोग उसका खाद बना लेते हैं और कहीं ना कहीं वो खेतों वगैरह में यूज हो जाता है। लेकिन शहर से जो आपके घरों से डेली ठोस कचरा, गीला कचरा जो निकल रहा है उसका कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ कूड़े के रूप में जहाँ तहाँ गंदगी और पॉल्यूशन का काम नहीं कर रहा है, लैंड वेस्ट कर रहा है, वाटर वेस्ट कर रहा है, मिट्टी वेस्ट कर रहा है। अगर वही जो आपके यहाँ से अपशिष्ट निकलते हैं उसमें ठोस कचरा अलग और गीला कचरा अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, गीले कचरे से खाद बनाया जाए। खाद से आप सभी को पता है उससे मीथेन बड़े पैमाने में मिलता है, और मीथेन का जो ताप करने की क्षमता होती है वो बाकियों से कहीं बहुत ज़्यादा होती है। जितना तेज़ी से और जितना ज़्यादा हीट आपका मीथेन करता है उतनी तेज़ी से आपका एलपीजी या दूसरी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बायोमास से उत्पादन कर रहे हैं विद्युत का तो उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए कहीं भी होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, डेली वहाँ से बहुत सारे खाने पीने, सब्जियाँ, उसके अपशिष्ट एक्स्ट्रा बचे हुए खाना जो होता है फेंका जाता है इधर उधर। अगर उसी को इकट्ठा करके हर रेस्टोरेंट ये मतलब कोशिश करे कि उसका बायोमास का ऊर्जा बनाया जाए, ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए और जो अपशिष्ट बचते हैं उसका खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाए, तो हर रेस्टोरेंट अपने ही बचे हुए वेस्ट से अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर सकता है और वहाँ से खाद भी बना सकता है। लेकिन कौन कर रहा है? जागरूकता की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी। अगर ये सारी चीज़ें होती तो फिर समस्या नहीं होती, गंदगी भी नहीं होती, पॉल्यूशन भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन हो रहा है, आपके घर में देखिए, सबके घर में सूखा कचरा, गीला कचरा एक ही के साथ रख दिया जाता है, और वो ना तो पशुओं के खाने योग्य रह जाता, ना तो वो फेंकने योग्य रह जाता, ना तो वो यूज करने योग्य रह जाता। और हर घर की एक कहानी है। किस चीज़ की कमी है? जागरूकता की कमी है, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आती हैं। जैसे मैंने एक ऐड देखा था, उसमें एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि जो सस्ता है वही महंगा है, जो सस्ता है वही महंगा है, और मतलब जो महंगा है वो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे जो सस्ता वही महंगा है, मतलब हवा आज आपके लिए सस्ता है, पानी आपके लिए सस्ता है, लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो वही सबसे महंगा है, सबसे कीमती है। उसको कोई बना नहीं सकता है, कोई नहीं बना सकता। और जिस दिन आपको हवा खरीदना पड़ेगा, पानी खरीदना पड़ेगा, उस दिन आपके पैसे कम पड़ जाएंगे, कोई डॉलर, यूरो और कोई रुपया काम नहीं आएगा। तो ये ऐड मैंने देखा था कि जो सस्ता है वही सबसे महंगा है,
और जो महंगा है वही सबसे सस्ता करके लोगों ने रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। वो इतना बेशकीमती चीज़ है जो हमें फ्री में मिला हुआ है। आप सांस ले रहे हैं, आपको इसका 1 रुपया नहीं देना। लेकिन अभी यही होता कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बैठना है तो हम सांस भी पूरा नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा लेते कि कहीं ये सिलेंडर खत्म ना हो जाए और फिर इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो आप सांस बचा बचा के गिन लेते कि कितनी 72 बार ही लेना है उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये बैठ के आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं बल्कि इस पे होता कि कहीं मेरा सिलेंडर तो नहीं खत्म हो रहा। तो सोचिए आप पढ़ाई कर पाते या खेल पाते या पढ़ाई मतलब कोई मस्ती या जॉब कर पाते, कुछ नहीं। पूरे टाइम दिमाग उसी पे रहता कि ऑक्सीजन ना खत्म ना हो मेरा। तो जो सबसे कीमती है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि वो फ्री में मिला है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। किसकी मतलब किसकी जिम्मेदारी है कि इसको कम करें या ज़्यादा करें और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अब सांस कैसे लेना है। तो अभी जब तक वो नौबत नहीं आएगी तब तक मानव नहीं विचार करेगा इस बारे में। हाँ पेड़ लगाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कल देखा ना मैती जो आपका आंदोलन था, इसमें कहा गया कि दूल्हे दूल्हा एक प्लांट गिफ्ट करता था, फिर जो है जूता चुराई के तौर पे आप दूल्हा पैसे देता है या कोई नेक देता है। तो ये हुआ कि नेक के बजाय वो प्लांट लगा दे ससुराल में। और ये इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ कि कनाडा की प्रधानमंत्री आई और उन्होंने अपने यहाँ भी इसको बहुत ज़्यादा प्रचार किया। वहाँ आज ये चीज़ें बड़े पैमाने पे हैं। आपके जो है नॉर्वे में है, जर्मनी में है, इन क्षेत्रों में, चाइना तक में, थाईलैंड में भी है। लेकिन आपके इंडिया में सिर्फ उत्तराखंड में ही सिमट के रह गया। सोचिए यहाँ से निकला और दुनिया के कोने कोने में फैल गया। लेकिन ये अच्छी चीज़ इंडिया के बाकी क्षेत्रों में नहीं फैला, ये भी तो दुर्भाग्य है। आप किताब में पढ़ रहे हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप जान रहे हैं कि इंडिया में भी ये चीज़ कहीं डेवलप हुआ और दुनिया में फैला। अगर आप IAS की तैयारी ना करते तो आप जानते भी नहीं कि कोई मैती आंदोलन है और उसका इन्वेंशन भारत ने किया और वो दुनिया में फैला है। सोचिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जो चीज़ें हर राज्य में, हर घर में, हर कल्चर में आनी चाहिए वो दुनिया अपना रही है, उसकी ज़रूरत को समझ रही है और हम इन्वेंशन करके भूल गए। हमने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन खिताब कौन ले गए? यूरोपीय ले गए। हर चीज़ को हमने ढूंढा है लेकिन खिताब कौन ले गए? विदेशी। क्योंकि हमका क्या है, मूर्ख। अच्छी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। जुगाड़ काम करना हो तो उसमें कर लेंगे, कैसे जुगाड़ करके जल्दी से काम हो जाए इसी पे हमारा ध्यान रहता है। तो आप सोचिए आखिर वो उत्तराखंड के सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट में तब से लेके आज तक क्यों सिमटा हुआ है? आपके बगल में यूपी है, उसी का हिस्सा है, यहाँ तक कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है, जबकि ये चीज़ें होनी चाहिए। सोचिए शादी के टाइम में एक प्लांट ही तो लगाना है, कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन लोग उसको भी अपने हैबिट में नहीं लाए। अगर ये चीज़ आपकी हैबिट में आता तो कहीं ना कहीं लगाव होता ना। आप सोचिए अगर कोई प्लांट दूल्हा लगाए आपके घर में या किसी के घर में, उस प्लांट की कितनी वैल्यू रहेगी? एक तो इसलिए लोग उसको देख रेख करेंगे क्योंकि दूल्हे ने लगाया इसको सूखना नहीं चाहिए। दूसरा, जब भी वो लड़का वहाँ आएगा तो उसको भी लगेगा ये प्लांट मैंने लगाया था। एक अपनापन वाला फीलिंग आता है ना, और वो कभी नहीं सोचेगा कि ये प्लांट सूखे, और ससुराल वाले भी उसको सूखने नहीं देंगे जितना भी उनका संभव मतलब होगा क्योंकि वो लड़के ने लगाया। तो कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण, पेड़ के प्रति एक लगाव, एक जिम्मेदारी बढ़ रही है ना। तो क्यों ना हर चीज़ को ऐसी चीज़ों से रिलेट कर दिया जाए। आप दीपावली में पटाखे जलाना अपना अधिकार समझते हैं, 2-4 प्लांट लगा दीजिए दीपावली में, याद रहेगा ये वीडियो उस दीपावली का है। होली में आप ऐसी फालतू की चीज़ें करना लगता है कि ये जरूरी है, हमारा अधिकार है और हम कर सकते हैं। प्लांट भी लगाने का आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है और आपकी ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं जाता है। तो ये है मानव मतलब क्या चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है बस वही चाहता है। अगर इसको स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट जब किया गया तो उसे अगर किसी चीज़ से रिलेट किया गया, जैसे नीम और पीपल को कि मतलब से जोड़ देते तो चल जाता है, सही हो जाता है। आप सभी लोग आधुनिक हो, बहुत सारे लोग आधुनिक, कितने पेड़ लगाए आप? सही कह रहे हो कि अगर धार्मिक चीज़ नहीं नहीं, जैसे मैं मैम जैसे कि वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम। अच्छा उसके फल आएंगे तो आप ये सबको खिलाइएगा, सब लोग अपने नहीं कोई ये बताइएगा ये पेड़ मैंने लगाया था, उसका फल है ये, खाने में भी
वर्क नहीं करना चाहते। पुराने जमाने में जो आपके बूढ़े बुजुर्ग थे वो तो लगाते थे ना प्लांट, हर सभी के बाबा दादा बाग लगाते जाते। ऐसा नहीं है बेटे, जमीन है, शौक नहीं है, लोग के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उस तरह का शौक नहीं है। आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं हम, हर किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और जो है एसी वाला ऑफिस चाहिए। कोई ये नहीं सोचता कि नौकरी मिलने के बाद मैं एक बाग लगाऊंगा, कोई ये नहीं सोचता कि नौकरी मिलने के बाद मैं हरियाली लेके आऊंगा। हर कोई सोचता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना है, बड़ी बड़ी हवेली चाहिए मुझे, सबको हवेली गिफ्ट करने का सबका सपना रहता है ना। कौन सपना देखता है कि आईएएस बनने के बाद मुझे बड़े क्षेत्र में प्लांटेशन करना है, कौन सोचता है कि मुझे वन्य जीवों को संरक्षण देना है। ऐसा सपना किसका है यहाँ पे? ये आम सपना। अच्छा, ऐसे सपने वाले भी हैं क्या यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने पेड़ लगाए उनके सपने हो सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, इसमें मैं भी हूँ, लेकिन मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ इसलिए क्योंकि जब करूँगी तब बताऊंगी। अभी तो छोटे स्तर में तो हर कोई लगा देता है गमले में फूल और घर में पेड़, फूल 4-6 लगाने से नहीं होगा, तो और बेहतर काम करने की जरूरत है। शौक है, लेकिन ये है कि उसके लिए बेहतर काम करने की जरूरत है। तो ये ऐसे शौक है, ये नहीं कि इतना छोटा सा गमला लाए उसमें कितना छोटा सा प्लांट लगा दिया और मैंने प्लांट लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा बेहतर काम होना चाहिए, ठीक ना। तो ये प्लांट का शौक होना चाहिए। आपको जान के अच्छा लगेगा, आप कभी आएंगे एमसीएस से तो वहाँ भी देखेंगे जितने प्लांट हैं 1, 2, 4 छोड़ के बाकी सब मेरे लगाए हुए, और जितने हैं उसके कई गुना मेरे लगाए हुए सूख चुके हैं। अगर आप होते तो वहाँ पे मानो कम पौधे ज़्यादा दिखाई देते। इतना प्लांट मैंने वहाँ पे लगाया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास हुआ जमीन पर से उखड़ के गमलों में आए, गमलों में से खाली हो गए। नहीं तो इतने प्लांट मैंने लगाए थे वहाँ पे। जैसे जमीन भी चाहिए होता है ना, घर में लोग लगाने नहीं देते, हर जगह वही बिल्डिंग, मतलब ये यहाँ टाइल्स है, हर जहाँ भी लगा उखाड़ के फेंक देते हैं। अब तो शहरों में तो जगह रहा नहीं, गाँव में भी लोग ये करने लगे हैं, वहाँ भी नहीं लगाने देते हैं। जमीन मतलब जो लगाना चाहता है उसको लगाने नहीं देते, बाकी तो कोई लगाना नहीं चाहता। तो बात हुई बायोमास की, ये जो आपके शहरों से, नगरों से, घरों से कचरा निकलता है, अगर इसका यूज करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए विद्युत का, तो आप उससे बहुत कुछ फायदे प्राप्त कर सकते हैं। आप इतना फायदा प्राप्त कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने आज आपका एनवायरनमेंट का क्लास लिया है, मतलब वो वीडियो बनाया है। अब आज शाम को या तो आज या सुबह आपको क्लास मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हैं। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको बहुत सारी आपका अपना कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करना होगा। सब कुछ पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन दिमाग यूज़ करेंगे तो सही कर पाएंगे, तो उस पर वर्क करेंगे। बाकी आप लोगों का मैं वो सॉल्व भी करवाऊंगी, अब आज शाम को नहीं तो सुबह आपको सॉल्व करवा दूंगी मैं। आप लोग उपस्थित रहिएगा, शाम में या सुबह किसी भी टाइम में सॉल्व करवाऊंगी, आप लोग वहाँ पे उपस्थित होकर सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर लेंगे। तो बात हो रही है कि और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ज़्यादा सीरियस वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि समय ऐसे निकलता है रेत की तरह कि पता नहीं चलता कि कब छोटे थे, कब बड़े हो गए और कब वृद्ध हो गए, और सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो समय का सदुपयोग भी करना है, पढ़ाई कीजिए, टारगेट पे लगे रहिए और खूब मेहनत कीजिए। तो आपने देखा कि हमने आज बात किया सौर ऊर्जा की, बात किया पवन ऊर्जा की, संभावनाएं क्या है, फायदे क्या है, और इससे हमें समस्या क्या होने वाली है। तीसरा हमने बात किया बायोमास का, जिससे भी हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। चौथा है आपका जल विद्युत। जल विद्युत में अगर बात करेंगे तो दो तरह की, एक खारे पानी वाला जल है और एक मीठे पानी वाला जल है। मीठे पानी के जल से, जैसे नदियां हैं, झरने हैं, यहाँ से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। जो नदी आप अगर गंगा में उत्पादन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको पहाड़ी पठारी इलाका चाहिए जहाँ नदी ऊंचाई से गिरती हो, या फिर अगर आप मैदानी बेल्ट में कहीं करना चाहते हैं या ऊंचाई पे करना चाहते हैं तो आपको बड़ा बड़ा डैम बनाना पड़ता है। यानी कि अगर आप कहीं बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, डैम की जरूरत होगी। उसके लिए सबसे सुटेबल इलाके आपके पठारी होते हैं, जहाँ पे इस तरह की ऊंचाई और समतल इलाके मिल जाते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। इसलिए आप देखिए दक्षिण भारत की मैक्सिमम नदियों पे इस तरह के बहुउद्देशीय परियोजनाएं या पन विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। हाँ, पठारी इलाका इसलिए इन क्षेत्रों में बन जाते हैं। मैदानों में आसान नहीं होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि आप कितना ऊंचा डैम बनाएंगे, फिर पानी स्टोर करेंगे, फिर गिराएंगे। ऊंचाई पे रहता है, जगह जगह उतरते गिरते रहते हैं, तो वहाँ पे बनाना आसान होता है। आसान तो बनाए, पानी को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करके बहुत ऊंचाई से टरबाइन पे गिराते हैं, और जितना तेजी से पानी गिरता है वो घूमता है, और जितना तेजी से वो घूमता है वो विद्युत उत्पादन होता है, उसी को स्टोर करके आप यूज कर लेते हैं। ये तो नदी वाला हो गया। दूसरा हो गया समुद्र का। समुद्र में दो तीन तरह से उत्पादन कर सकते हैं। एक तो है आपका जो ये तरंगे चलती हैं, ज्वार भाटा आता है,
कोस्टल एरियाज में जो अंदर तक जाता है और फिर बाहर आता है। तो कोस्टल एरियाज में जब अंदर तक पानी प्रवेश करता है तो वहाँ पे आप बांधनुमा संरचना बना के पानी को स्टोर कर सकते हैं। और एक बार वहाँ जैसे बीच में मान लीजिए कि एक बड़ा सा फाटक लग गया है और पानी आया और वहाँ पे मशीन लगाया आपने, तो एक बार जब अंदर जाएगा तब भी उसको घुमाएगा, प्रेस करेगा, फिर जब पानी वहाँ से वापस लौटेगा तब भी उसको घुमा के जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है, आपने नाम सुना होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो सूर्य की किरणें हैं ये 200 मीटर तक जाती हैं, उसके नीचे नहीं जाती हैं, इसलिए पानी का सिर्फ ऊपरी जो लेयर है ये प्रभावित होता है टेम्परेचर से। इसलिए आप देखेंगे 0 के पास पानी का जो गर्मी है वो ज़्यादा होता है, 90 के पास बर्फ के रूप में रहता है, क्योंकि यही ऊपर का लेयर ही प्रभावित होता है। 200 मीटर के बाद वाला जो पानी है ये टेम्परेचर के ठंड गर्म से प्रभावित नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, चाहे वो ध्रुव पे हो चाहे आपके 0 पे। रीजन क्या है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी गर्म है। पृथ्वी पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ने का जो रेशियो है ये बढ़ता चला जाता है और कोर में ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो अगर आपकी पृथ्वी गर्म है और उसके पर आप मोटा लेयर पानी का रखे हुए हैं और वो लेयर 200 मीटर के बाद वाला प्रभावित नहीं हो रहा है, तो पृथ्वी की जो संपर्क में है, पृथ्वी गर्म है तो निश्चित ही गर्म रहेगा, चाहे वो 0 पे हो या 90 पे हो। प्रभावित कौन होगा, ऊपर वाला लेयर। अगर वो 0 पे है तो सूर्य की किरणें ज्यादा इफेक्टिव करेंगी, 90 पे है तो नहीं इफेक्टिव करेंगी, वहाँ पे बर्फ होगा और यहाँ पे लिक्विड रूप में होगा। तो जो नीचे वाला है वो हर जगह क्या है, समान है, क्योंकि पृथ्वी आपकी गर्म है। मैंने आपसे कहा था इस समय पानी निकालेंगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्मी में निकालेंगे तो पानी ठंडा लगेगा, क्योंकि इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर कम है। तो इस वजह से आपका जब बाहर का टेम्परेचर कम है और पानी निकाल रहे हैं तो आपको गर्म महसूस हो रहा है। गर्मी में जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप पानी निकाल रहे हैं और उसका टेम्परेचर कम है तो आपको ठंडा महसूस होता है, जबकि पानी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। या आप अपनी बॉडी का ले लीजिए, ठंडी में भी कितना रहता है 36.09 या 37 डिग्री सेल्सियस, गर्मी में भी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठंडी में आप सोचते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट ना खींच ले, हवाएं ना खींच ले, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि उसी पे हार्मोन वर्क करते हैं और हार्मोन के वर्क करने से ही आप वर्क करते हैं। गर्मी में जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री या कहीं कहीं 50 पहुँच जाता है, ऐसे में आप अपनी बॉडी को ज़्यादा हीट ना हो इसलिए आपकी बॉडी वाष्पोत्सर्जन करती है, नेचुरल प्रोसेस है, पसीना होगा। अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो आप ठंडे पानी से स्नान करेंगे, उससे काम नहीं चल रहा तो आप कूलर के संपर्क में जाएंगे, उससे भी काम नहीं चल रहा और आप अमीर हैं तो आप AC के संपर्क में जाएंगे। लेकिन आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कभी नहीं चाहेंगे कि वो 37 से ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि जैसे आपको पता है उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपको फीवर जैसी सब मतलब चीज़ें महसूस होंगी और आपके हार्मोन्स काम नहीं करेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर देखिए, ठंडी हो या गर्मी एक समान है ना, वैसे ही पानी का टेम्परेचर भी एक समान रहता है हमेशा, लेकिन वो हमें फील ठंडा और गर्म होता है क्योंकि मौसम ऊपर का आपकी बदलता रहता है। बात समझ में आ गया ये? तो ये चीज़ें एकदम क्लियर रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। तो आपके जो पानी है, आपको मैंने बताया कि 200 मीटर तक आपका गर्म हो रहा है, उसके नीचे फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल रहता है। तो ये जो पानी ठंडा गर्म होने का जो मतलब रेशियो है ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है ना। अब दिन में सूर्य की किरणें आई तो पानी का जो ऊपर का लेयर है वो तेजी से गर्म किया, लेकिन रात में जब सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी तो वो पानी में से क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो ठंडा गर्म होने का जो मतलब हो रहा है टेक्निक, इस प्रोसेस से भी विद्युत उत्पादन होता है। ये जो ठंडे गर्म का जो टेम्परेचर मतलब मेंटेन होता है ना, और खास करके जैसे 200 मीटर तक की जो पानी है ये गर्म भी होगा ठंडा भी होगा, उसके नीचे का ना गर्म होगा ना ठंडा होगा। तो जहाँ तक ये टेम्परेचर आपके उतार चढ़ाव आ रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रोसेस से भी विद्युत उत्पादन होता है। तो इसके बारे में जो भी बातें हैं उसको मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी कि कौन कौन से तरीके हैं, कैसे होता है, इसको क्या कहते हैं। बाकी आज आप लोगों ने समझ लिया है कि खास जो आपके नवीकरणीय संसाधन हैं और उनसे आप कैसे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं और इससे क्या आपको फायदे हैं और क्या इससे हमें